begin with the next lecture today's, the next series of this mechanical properties of fluid, part 13, जिसमें हम एनसीईआरटी के बुक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसके आगे हम जाएंगे आज। एनीवेज नाउ so let's begin with this now. यहाँ पर I'll be talking about a new concept which we haven't talked so far. I'm talking about Reynolds number. क्या है ये नंबर, क्या है? Let's talk about this Reynolds number, and I'll be solving some numericals related to Reynolds number. Now for that you can refer to the formula section. आप formula section पे refer कर सकते हो, तो वहां पे if you refer the formula section, review formally, जो टेक्स्ट जो बुक एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें यहाँ पर कुछ दिया रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में. यू कैन रेफर द स्क्रीन इफ यू डोंट गेट दैट. फॉर अ लिक्विड एट द विस्कोसिटी ईटा, डेंसिटी रो and flowing through the pipe of diameter d, the Reynolds number is given by. तो रेनॉल्ड्स नंबर के कुछ 3-4 फॉर्मूले यहाँ पर हमें 3-4 चीजें यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड दी गई है. Okay, these are the 4 points which we are going to make use of while solving the numericals. So these are new things actually for us. देखते हैं क्या है रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर दी है. Let's talk about these one by one. Reynolds number is basically used to find whether the given flow of liquid या flow of fluid is laminar or दूसरा कौन सा. There are two types of flows that we have talked about. Have we talked about two types of flows? एक होता है streamline flow या laminar flow. अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं आपको, यहाँ पर कौन से लेक्चर में था. Let me just tell you about that. हमने टाइप्स ऑफ फ्लो देखे थे. स्ट्रीमलाइन फ्लो देखा था. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको. इफ यू रेफर द स्क्रीन हियर, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने. ठीक है, कि यूनिफॉर्म फ्लो देखा था. एक हमने एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई एक अगर टैप वाटर है, उसको आपने धीरे धीरे से ओपन किया तो वी गेट अ यूनिफॉर्म फ्लो विच इज एन ऑर्डरली फ्लो. द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट गिवन पॉइंट ऑल द वाइल. ठीक है. दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने कि इफ यू लाइट द दिस थिंग, इफ यू लाइट द सेंटेड स्टिक, उद्बत्ती, अगरबत्ती जो होता है, इसको अगर हम एक शांत रूम में रखेंगे विच इज नॉट हैविंग एनी फैन, ऑल द विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड हियर, तो यू विल गेट एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ द फ्लूइड देयर. यू गेट टू सी द स्ट्रीम लाइंस लाइक दिस. सेंटेड स्टिक की बात कर रहा हूं मैं, अगरबत्ती जिसको कहते हैं, भगवान के सामने लगाते हैं. या फिर एक कोई पत्ता गिर गया है और पानी वहां से फ्लो हो रहा है, तो यू गेट द स्ट्रीम लाइंस. So this type of flow is called as laminar flow. We have already talked about that. Laminar flow, or it is a uniform flow, it is an orderly flow. दूसरा फ्लो था टर्बुलेंट फ्लो, कि भाई अगर टैप वाटर को आप सडनली ओपन कर देते हो, सडनली आप अगर उसको ओपन कर देते हो, तो यू गेट अ मिक्स्ड टाइप ऑफ फ्लो, अ काइंड ऑफ वर्टेक्स, काइंड ऑफ वर्टेक्स. तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, डिसऑर्डरली फ्लो. द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट और इट कीप्स ऑन चेंजिंग. वी से जैसे उसके चेंजेस जो होते हैं वो रैंडमली होते हैं, इट इज चेंजिंग रैंडमली. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये था वो काइंड ऑफ फ्लो दैट वी आर टॉकिंग. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, चेंजेस रैंडमली एट द गिवन पॉइंट. ऐसे दो फ्लोज होते हैं. डू यू रिमेंबर दिस डिस्कशन दैट वी ऑलरेडी डन? इसलिए मैंने आपको वो यहाँ पर नोट्स में भी दिखा दिया था. डू यू रिमेंबर दिस डिस्कशन? तो इन दो टाइप्स के फ्लोज को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डायमेंशनलेस नंबर यूज किया जाता है जिसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनार फ्लो. लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर होता है बिटवीन 0 to 2000. तो ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है?
रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लो. This is the formula for finding out the Reynolds number for any kind of flow. What is that formula? Rho Vd by eta. Rho density of the liquid. V velocity of the liquid. D पाइप का डायमीटर, जिस पाइप के थ्रू वो फ्लो हो रहा है. एंड ईटा इज द विस्कोसिटी. ईटा इज द विस्कोसिटी. सो रो वीडी बाय ईटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. आई हैव पुट इट इन द बॉक्स. दैट इज द डायमेंशनलेस नंबर. इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा. दिस विल नॉट हैव एनी डायमेंशन. दिस इज अ डायमेंशनलेस नंबर. Reynolds number, it's a dimensionless number, we say. But its value will give us, it will tell us whether it is a laminar flow. So flow is laminar for Reynolds number between 0 to 2000. The fluid velocity corresponding to n 2000 is called as critical velocity. ये वेलोसिटी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी. क्यों कहते हैं कि इसको क्रिटिकल वेलोसिटी? क्योंकि इसके बाद, so in between 0 Reynolds number between 0 to 2000 जो फ्लो है वो कौन से टाइप का फ्लो है जी? यहां पर द फ्लो इज लैमिनार. यहां से लेकर यहां तक इट्स अ लैमिनार फ्लो. 3000 के बाद क्या होता है? बिटवीन 3000 ऑनवर्ड्स, जब रेनॉल्ड्स नंबर 3000, फ्लो इज टर्बुलेंट फॉर रेनॉल्ड्स नंबर अबो 3000. इसके आगे वो क्या है? टर्बुलेंट है. वी से दिस इज टर्बुलेंट. इसके आगे टर्बुलेंट. तो इन बिटवीन क्या है? इन बिटवीन का जो स्टेट है उसे कहते हैं, इन बिटवीन का जो स्टेज है उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. द स्टेट बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन. यहां से लेके यहां तक वी कॉल दिस एज ट्रांजिशन. सो इसके बाद तो यहां का जो वेलोसिटी होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. क्योंकि इस वेलोसिटी के आगे अगर वेलोसिटी होगा तो द फ्लो इज नो मोर लैमिनार. The flow is no more limit. So the velocity corresponding to this value of Reynolds number is called as critical velocity. The flow is unstable, जिसे हम कई बार transition state भी कहते हैं, because it is changing from turbulent laminar to turbulent for this particular value of Reynolds number. Is that understood? Any doubts about the concepts of Reynolds number? So we'll be talking about few things, few questions which are related to Reynolds number. इसके आगे आप लोग रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ोगे in the second year of engineering. If you happen to go for engineering, engineering में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, जहां पर एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें सेकेंड ईयर में आपको ये टॉपिक दोबारा आएगा. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट रेनॉल्ड्स नंबर. इज दैट क्लियर? सो लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चंस नाउ. We'll go for the questions which are related to the Reynolds number now. Yeah, there are some of the questions. Some questions which I'll deal directly here, जिसमें हमें कुछ देखने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The onset of turbulence in the liquid is determined by. The onset of turbulence in the liquid is determined by Reynolds number. Reynolds number determines whether the flow is turbulent, laminar, etc. Okay. अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर का और एक फॉर्मूला यहां पर हमें पता चलेगा. द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स रिप्रेजेंट्स रेनॉल्ड्स नंबर. सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला. इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स. लेट मी ऐड हियर, दिस इज आल्सो द रेशियो ऑफ inertial force to
viscous force. Is that clear? That is also Reynolds number. Now these are the things which you will accept without proof or something. So ये है और एक formula Reynolds number का. And let me go to this part again. So what is the answer here? For this is again Reynolds number. For turbulent flow, the value of Reynolds number is, for turbulent flow, the value of Reynolds number is greater than 2000. ओके अब यहां पर और एक अगर ऑप्शन होता, ये ऑप्शन अगर होता रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000, तो व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? फिलहाल आंसर इज बी, बट अगर ऑप्शन डी इस प्रकार होता तो आंसर वुड हैव बीन डी. समझ में आ गई बात? बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर, आई वुड से दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको? एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है टर्बुलेंट फ्लो इज आर ई अबाउट 3000 और इन बिटवीन वो है वो ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब अनस्टेबल होता है. इट इज इन लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट, या दोनों के बीच में है वो. बट व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर? Reynolds number greater than 3000, and that's the reason why I'm asking here again the question कि अगर यहाँ का ऑप्शन आर ई greater than 3000 होता तो the most correct answer would have been D. Is that okay? Is that clear? आप आपके जो नोट्स है, ये बुक है, बुक के अंदर आप ये चेंज कर सकते हो. Then this will be the answer. Right now this is the answer. Hello. चलिए आगे. Let's go for the next question. तो यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूंगा दिस इज द आंसर, लेकिन अगर ये हम चेंज करते हैं आर ई ग्रेटर देन 3000, देन दिस विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 69, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 69, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. रीड द क्वेश्चन प्लीज. क्या दिया है यहाँ पे? द क्वेश्चन सेज द फ्लो ऑफ the flow rate of water from the tap of diameter, this is the diameter, क्या दिया है diameter 1.25 centimeter, is 3 liter per minute. The coefficient of viscosity of water is this much. The nature of the flow is laminar, turbulent, unsteady. Well, I'll have to go for calculation of Reynolds number, which is equal to rho v d by eta, isn't it? अब यहाँ पे रो वी डी बाई ईटा चाहिए, बट ये वेलोसिटी क्या होगा जी? यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? फ्लो रेट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो, व्हाट इज द ये वेलोसिटी क्या होगा? इट इज नथिंग बट लीटर पर, जो फ्लो रेट दिया जाता है दिस इज लीटर पर मिनट या लीटर पर सेकंड दिया जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? सो this is nothing but the velocity into area that is equal to flow rate. Have I talked about this formula earlier? No, I have talked about this. चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ेगा ना. यहाँ पर हमने बात करी थी एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो कुल मिलाकर आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम. दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लक्स. यू सी, इजंट इट? तो आप इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट इन लीटर पर मिनट और समथिंग लाइक दैट. बट इट मीन्स द सेम Q, एंड दिस Q इज इक्वल टू A इंटू V. Q या Q डॉट भी बोलते हैं इसको कई बार. इज दिस क्लियर टू ऑल? Q डॉट. नाउ आई एम यूजिंग द सेम थिंग हियर. यू सी, ये मेरे ख्याल से पुराना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 इट इज, एंड टुडेज इज. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Q इज इक्वल टू A इंटू V. कैन आई से सो? They have given here Q as 3 liter per minute. Do you see that? Isn't it? So what will be the velocity in accordance with that? The velocity is equal to Q upon A. Can I say so? Can I say so? So let me just substitute here. क्योंकि मुझे density of water पता है,
Diameter of the tube is also known. This area is also known to me. Are you understanding that? So let me say this is Re is equal to rho d upon eta into q upon a. Revised formula. Revised formula. Now let me just substitute here. ये क्या मिल जाएगा बताइए? This will be Reynolds number is equal to rho. This is the diameter. ये तो मुझे बताया गया है. And this is eta. And this is pi by 4. What will be the cross sectional area of the pipe? This is cross sectional area of the pipe. Pi by 4 d square. Are you understanding that? इसमें से d gets cancelled. And what will be the new format of Reynolds number? It will be 4 rho q upon pi eta d. Isn't it? अब मुझे सिर्फ substitute करना है. But that's not all. I have to get all these things in the SI units. I have to get everything in the SI units. तो Q का वैल्यू जो उन्होंने दिया है, this Q is given to be 3 liter per minute. 3 liter per minute. How am I going to change this now? इसको कैसे change करेंगे जी? Similarly, diameter is given here as 1.25 centimeter. Diameter capital D बोल दूंगा मैं इसको मैं instead of small d. So diameter is given here to be 1.25 centimeter. So I'll say this is 1.25 into 10 raised to minus 2 meter. SI units में everything I want. How do I convert this liter? Liter to meter cube. Liter to meter cube. Liter to meter cube. Liter to second. देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप डायरेक्टली बता सकते हो मुझे लीटर टू मीटर क्यूब. ये मैंने कई बार बताया है आपको. चलिए मैं आपको बता देता हूँ. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर एक टैंक तैयार करते हैं तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब और उसमें 1000 लीटर्स पानी बैठता है. यही बताया था मैंने शायद इसके पहले भी आपको. चलिए कोई नहीं. 1 so what is 1 liter? How do I convert liter into meter cube? This is 3 into 10 raised to minus 3. This got converted into meter cube now, divided by 1 minute is equal to 60 seconds. So meter cube per second. This is SI unit. Is that okay? So we just have to substitute here now. Substitute and get the answer. Let's see. क्या मिल जाएगा बताइए? Yeah. So the Reynolds number in this case is given by Re is equal to 4. What is the density of water? 1000. 10 raised to 3. Q is 3 into 10 raised to minus 3 divided by 60. तो ये हो गया Q का वैल्यू. Pi is pi. Pi, let me call this as 3.14. And eta. Eta का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है जी? The viscosity, coefficient of viscosity of water. This is eta. कितना है eta? 10 raised to minus 3 Pascal per second. एक सेकेंड हाँ. eta. This is 10 raised to minus 3. And अब मुझे डायमीटर भी तो लिखना पड़ेगा. What is the diameter there? 1.25 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2. I just need to simplify this now. कैसे करेंगे simplify बताइए? 1.25 10 raised to minus 2. Well, let us simplify this now. ये 10 raised to minus 3 और minus 3 तो उड़ गया. चलिए ये बन जाएगा दिस इज 4 3s are 12 इंटू 10 के पावर्स. देखिए अब ये minus 2 ऊपर जाके plus 2 बनेगा तो 5 बनेगा 10 raised to. डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? 3.14 1.25 and 60. 12 5s are 60. यार इसको अभी कैसे करेंगे? 31 62 12 25 60. लेट मी राइट दिस एज, इसमें से 100 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. 100 इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय, इसे मैं लिखूंगा 31.4 और ये बनेगा
I'll approximate this to 31 मतलब 10 का पावर यहाँ पर मुझे -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल इधर शिफ्ट किया और ये डेसिमल भी अगर इधर शिफ्ट करता हूँ मैं तो वो आएगा 12 तो उसका भी -1 आएगा एंड 12 5 60 दिस इज समवेयर अराउंड 60 ऐसा आएगा. दिस इज द अप्रोक्सीमेशन. ये अप्रोक्सीमेशन है. ओके दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन. तो अब हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर. देखिए ये 10⁻² दोबारा ऊपर जाके 10⁵ ही बन जाएगा, isn't it? और इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा. दिस इज गॉन, दिस इज 10. आई अप्रोक्सीमेट दिस टू 30 ओनली, वही सही रहेगा. तो ये और एक जीरो जाएगा इसके साथ. नाउ दिस हैज बिकम, ये 100 में यहाँ पर ले लूंगा. दिस विल बी 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 और अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज 6 1 जा 6 1 जा 40 बचा 36 6 6 6 और 3 से डिवाइड कीजिएगा. अभी ये 3 1 जा 3 5 जा 15 एक बचा 3 5 जा 15 एक बचा 3 5 जा 15 लाइक दैट इट विल बी. सो दिस वैल्यू इज समवेयर अराउंड 5500 ऐसा कुछ तो है क्योंकि 10⁻³ है. Now this is the value of Reynolds number. Is this value much greater than 3000? So what kind of flow is this going to be? Turbulent flow. Is this okay? और आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसको स्टार प्रॉब्लम क्यों बोल दिया. दिस इज इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस. ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है नहीं एक्चुअली. यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला इन्वॉल्व है. मतलब रो डी बाई न्यूज डायरेक्टली होता तो चल जाता, लेकिन इन्होंने फिर यहाँ पे फ्लो रेट दिया है. उस फ्लो रेट को अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑलराइट. So I would call this as a star problem, and that is about the that's it about the Reynolds number. Any doubts about that? चलिए आगे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है. दैट्स ओके. आई विल गो फॉर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सेक्शन. हॉट्स. इसमें से सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था. नाउ आई लाइक टू गो फॉर सॉल्विंग कपल ऑफ मोर प्रॉब्लम्स, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Yeah, check here. And this is a star problem है. मैं पहले भी आपको बता दूं. This is a star problem. Yeah, क्या दिया है यहाँ पे? They say a tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength so and so. Some strength is given there. Okay. When the field is switched off, the drop is observed to fall with a terminal velocity of 2 into 10 to minus 3 meter per second. The magnitude of Q is, they are asking us, what is Q is equal to? ये बताया गया है कि एक oil drop है, this is carrying charge Q, and you have to find out what is this charge Q is equal to. That's the question. Question समझ में आ गया आप लोगों को? Is the question clear to you all? एक बात बताइए, ये है this is the field of strength. Now अगर ये है charge, if I'll draw the free body diagram of this, free body diagram of oil drop, तो वो स्टिल एयर में कितना दिया है यहाँ पे? स्टिल एयर में they are saying it is balanced in the still air. तो स्टिल एयर में it will have its weight mg. This weight is balanced by a vertical uniform electric field. What is the force acting on charge Q because of electric field? यहाँ पर इस ड्रॉप के ऊपर, यार आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है थोड़ा थोड़ा जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि इफ इट इज this electric field is directed
in the upward direction. This electric field is directed in the upward direction. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बता दूं मैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, if this is the electric field, a uniform electric field, so electric field will always be directed from positive charge to negative charge. This electric field is E. How do we define the electric intensity? The electric field intensity is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point. Force acting on a unit positive charge, so this is equal to force upon Q. So अगर यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस Q, तो इस चार्ज को ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स खींच रहा है, उस चार्ज को ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स खींचेगा. That force is F and that force is given by Q into E. So यहाँ पर ये अगर प्लस Q चार्ज है and the electric field is intensity is in the upward direction, then this will be experiencing a force due to this electric field which is given by Q into E. Do you remember electrostatics little bit that we have talked about? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में 11th के जो बेसिक्स पढ़े थे हमने करे थे ना, एनसीईआरटी भी सॉल्व किया था उसके अंदर. तो हमने वहां पे ये, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? मैंने उसका बेसिक्स एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर बता दिया. इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस टू, दिस mg इज इक्वल टू क्यू ई नाउ, एज सिंपल एज दैट. व्हाट इज दिस mg इज इक्वल टू q इंटू ई? ये तो मुझे यहाँ से पता चल गया. Now this is first part of this question. In the second part of the question they say, तो ये E मुझे पता है. I know what is this E. This E is known to me, isn't it? And they say अब जब ये when the field is switched off, field को बंद कर दिया, तो drop is observed to fall with a terminal velocity. Does anybody remember the formula for terminal velocity? Does anybody remember the formula for terminal velocity? We have talked about the terminal velocity. It is 2 by 9 something something. हाँ, r square g, हाँ, rho minus sigma divided by something something eta. Correct. This is the formula for terminal velocity. हमने किसी एक लेक्चर में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करी थी. आई थिंक इट वाज बिफोर दिस प्रेशर थिंग्स दैट वी स्टार्टेड. टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ पे बात की थी हमने? बात तो करी थी हमने कहीं पे. सरफेस टेंशन से पहले बात की थी शायद. कोई बात नहीं. तो ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, एंड विद दिस आई विल गो. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. यहां पर रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ एयर, जिसको हम इस बार निग्लेक्ट करेंगे. Isn't it? Density of the oil is given to us and neglect, we have to neglect. If it is not given, we'll have to neglect this. So what will be the terminal velocity? The terminal velocity this time is given by, क्या बनेगा ये बताइए? Yes, it is nothing but 2 by 9 r square g rho upon eta. ये है second part. Now let's go to the first part once again. First part की तरफ और एक बार चले जाते हैं. वहां पर कुछ और चीजें मुझे यहाँ पे बात करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर. So let me go for the first part again. फर्स्ट पार्ट में उसका mg दिया है. Now what is the mass? If density is rho, then this mass upon volume is density. So what is the mass here? The mass here is nothing but rho into volume of the drop into g is equal to q into e. All right, this is volume. The volume of this oil drop is given by 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube, because it's spherical in shape. Are you feeling sleepy?
आर यू फीलिंग स्लीपी? हाँ, 4/3 pi r cube into g is equal to q into e. Do you understand that? यहां पर मुझे क्या क्या पता है? I think I know this density and all, everything I know here. बराबर है क्या? So in this case, what is q is equal to? Q is given by 4 pi r cube rho g upon 3 times electric field, isn't it? ये होगा Q का वैल्यू और वो मुझे यहां से मिल जाएगा. नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस, क्योंकि यहां पर मुझे व्हाट ऑल थिंग्स आई नो हियर, यहां पे मुझे क्या पता है, यहां पे मुझे वेलोसिटी उन्होंने बता दिया है. दे हैव गिवन अस द टर्मिनल वेलोसिटी, जी का वैल्यू पता है, रो का वैल्यू पता है, ईटा का वैल्यू पता है. सो व्हाट आई डोंट नो हियर, इसमें मुझे क्या नहीं है पता, इसमें मुझे पता नहीं है आर का. सो आर मुझे यहां से मिल जाएगा. एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस आर हियर, if I substitute this r here, rho is known to me, g is known to me, e is known to me, I'll get q का value. Are you understanding what I'm saying there? Is that clear? So let us substitute now. तो क्या मिल जाएगा देखते हैं यहाँ पे. This will give me therefore r square is equal to 9 eta v, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2g rho. दिस इज r स्क्वायर, तो r क्या होगा, रेज टू हाफ, दैट विल बी r. सही है. So let me just substitute here now. ये क्या मिल जाएगा, therefore r is equal to, this will be r का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता, I think that for that I'll need the calculator. कैलकुलेटर करना पड़ेगा यूज मुझे यहाँ पे. This is q is equal to 4 pi rho g upon 3e and r का क्यूब, मतलब ये जो सब कुछ है उसका क्यूब चाहिए मुझे, तो दैट इज इक्वल टू रेज टू 3/2. यहाँ पर है 9 eta v अपॉन 2g rho. इज दैट क्लियर? अब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपेरिकल फॉर्म में ऐसा आंसर वो पूछ सकते हैं. दिस विल बी द आंसर इन द इंपेरिकल फॉर्म, मतलब दे कैन गिव दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन देयर. ठीक है, लेकिन अभी हमको ये तो सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर क्या आएगा, तो इफ यू यूज द कैलसी हियर, दिस विल बिकम 4 into 3.14 into डेंसिटी. डेंसिटी इज क्या है यहाँ पे, यहाँ पर डेंसिटी इज रेज टू 1 एंड दिस इज डेंसिटी रेज टू दिस. I have to substitute here I guess. रो का वैल्यू कितना है, सारी चीजें मुझे यहाँ पे, रो इज 900, तो दिस विल 900 into 9.8 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ई. ई का वैल्यू भी यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया हुआ है. ई इज 81 pi by 7 10 raised to 5, 3 times 81 pi by 7 into 10 raised to 5 into 10 raised to 5, और ये है g is 9.8. ईटा, ईटा कितना है, I'll just reduce this. Eta is 1.8. ओहो हाँ, eta for the air 1.8 10 raised to 5 minus 5. Velocity is given to be 2 into 10 raised to कितना दिया है, 2 into 10 raised to minus 3 divided by 2. अच्छा दिस इज, ये 9.8 नहीं है, सिर्फ 9 है, एंड दिस इज 9.8 into रो इज 900. वेल आपको ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, ट्राई कर लीजिए घर पे जाके, बट दिस आंसर कम्स आउट टू बी 8 into 10 raised to minus 19 कूलम. वेल दैट आंसर विल बी, लेकिन यही चीज वो इंपेरिकल रिलेशन में अगर देते हैं तो दिस वुड हैव बीन द आंसर. दे हैव गिवन इंपेरिकल, मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर आंसर देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कैन वी थिंक ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस, आई एम लाइक पाई पाई गेट्स कैंसल और 9 1 जा 9 9 जा, कैन वी कैंसल दिस,
सिंप्लीफाई दिस, नो, ये 9 गया इधर, ये 2 गया इधर, एंड आई विल टेक दिस एज 1.8 इंटू 10 का पावर। अब देखिए -5 -3 इज -8, आई विल ट्रीट दिस एज 10, तो 10 रेस टू 3 ऊपर जाके -3, तो ये हो रहा है ऐसे 3/2। नाउ कैन आई राइट दिस एज 8 3 11, आई विल राइट दिस एज 18 इंटू 10 रेस टू -12 रेस टू 3/2। देखिए आई विल approximate this as 16, instead of 1.8 I'll take it as 1.6। और ये जो क्यूब है ये 3 रेस टू 3/2 है, मैं इसको लिखूंगा रेस टू हाफ एंड ब्रैकेट रेस टू 3। चेक हियर प्लीज, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट रेस टू 3, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, बिकॉज दिस इज रेस टू हाफ का मतलब आएगा दिस इज 4 इंटू 10 रेस टू -6 और फिर उसका क्यूब, so that comes out to be q is equal to, this is like 4 into 9.8, but 9.8 again I'll take this as 10, हाँ, तो 4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर आएगा 2 और एक 3, 3, और ये माइनस ऊपर जाके 5 -5 बनेगा, ओके, -5, एंड ये 7 भी ऊपर जाएगा इंटू 7, और यहाँ पर आएगा 3 इंटू 9, और इसका क्यूब विच इज 64 इंटू 10 रेस टू -18। अब चेक करते हैं इसको, सो दिस इज आई थिंक क्वाइट कैलकुलेबल, दिस इज 4 इंटू 7 इंटू 64 अपॉन 3 इंटू 9 इंटू 10 का पावर आएगा 3 -5 इज -2, 10 रेस टू -2, एंड दिस इज 10 रेस टू -18। तो अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज गोइंग टू बी, क्या आएगा ये 10 रेस टू -2 को मैं डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ, 10 रेस टू -2 को डिनोमिनेटर में भेज के वो 100 हो जाएगा। कैसे कर पाते हैं इसको, अपॉन 100, कैलकुलेशंस टू बी डन बाय सिंप्लीफिकेशन, 9 1 जा 9 सब 54 9 70 63, 7 आएगा, ये 7 जा 63 पॉइंट समथिंग समथिंग। नाउ दिस इज 7 7 49, 4 इंटू 49 अपॉन 3, और ये 100 ऑफ कोर्स, और इंटू 10 रेस टू -3 वैसे का वैसा रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी 9 चौक 36 3 चौक 196 अपॉन 3, और ये 100 इंटू 10 रेस टू -18, ये आएगा 3 1 जा 6 जा 3 6 जा 1, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे कैलकुलेशंस में आई गेस, इज 10 का पावर एक गड़बड़ आ दी है क्या मैंने, 3, नहीं कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, ये 10 रेस टू 6.5, this is 0.65 into 10 raised to -18, which is 6.5 into 10 raised to -19 coulomb. Is it one of the answer? D only the answer. ये approximation किया मैंने इसका. I just tried to explain you the method of approximation without calci. Could you get that? Little bit. Yeah, I'll tell you. What's that? One second. I'll go for the next one. That's why it is coming under higher order thinking skill actually. इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, which is again a star question. और हॉट सेक्शन के अंदर जो आएंगे वो सारे क्वेश्चंस अच्छे ही रहते हैं, आपको पता है, 8-10 क्वेश्चन है सिर्फ हॉट्स के अंदर। चलिए देखते हैं इसको अभी, क्वेश्चन नंबर 4, we are actually going for the
एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट टू गेट ओवर। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें तो हम नया चैप्टर या होपफुली इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में हम शुरू कर सकते हैं अगला चैप्टर। अ बबल हैविंग द सरफेस टेंशन T, check that please. A bubble having, एक सेकेंड, बिफोर आई प्रोसेस अप्लाई, so force due to air flowing with velocity v on area A is given by F is equal to rho a v square. Rho is the density of air, v is the velocity of the air, और उस एयर की वजह से, फ्लोइंग एयर की वजह से ये फोर्स अप्लाई होगा। लेट्स प्रोसीड नाउ। अ बबल हैविंग सरफेस टेंशन T, रेडियस R is formed on a ring of radius B. यहाँ पर ring of radius B is much smaller than the radius R. ओके, सो यहाँ का अगर बबल की बात करें हम, बबल ये ऐसा है, और जो रिंग है तो रिंग इज वेरी स्मॉल। यहां पर बबल तैयार, इस रिंग की वजह से बबल तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये बबल तैयार करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग। हम इसको ऐसे फूक मारते हैं ना, वो बबल तैयार करने वाला इसी टाइप का होता है यार, सही है ना? ओके, सो वी आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स विद द हेल्प ऑफ द एयर विच इज फ्लोइंग विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, एयर इज ब्लोन इनसाइड द ट्यूब विद वेलोसिटी v as shown। as shown कहाँ दिया? इसका फिगर तो इसने दिया नहीं है, नहीं दिया फिगर। so this is the figure as shown. The air molecule collides perpendicular to the wall of the bubble and stops. The radius at which the bubble separates from the ring is. अच्छा क्वेश्चन है और स्टार क्वेश्चन है बिल्कुल। Is the question clear to you all? Now what is the force with which it is going to strike? We know that it is rho a v square, ये तो पता है। This is the force with which air strikes. This is the force due to striking air, due to striking air. It is given by rho a v square. बराबर है क्या? अब यहां पर what is rho, ये इसका rho is nothing but kg per meter cube. This is meter square and meter per second का square मतलब meter square upon second square. Yes or no? What will be, ये होगा मीटर क्यूब कैंसल, मीटर कैंसल, so this is kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that's a force. अब यहां से वो डिटैच हो रहा है। इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आई विल बी अप्लाइंग सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। वी से दैट फोर्स F इज इक्वल टू ma मतलब दिस इज मास and velocity upon time, you see, isn't it? इस फोर्स की वजह से जो भी कुछ प्रेशर तैयार हो रहा है, यहाँ पर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दिस फोर्स इज हैज गॉट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी वही आएगा। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस, ये कैलकुलेशन को छोड़ दीजिएगा, ये वही डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। आई वॉन्ट टू इक्वेट ये जो फोर्स है, दिस फोर्स will be equated with the excess pressure. Excess pressure inside the soap bubble क्या होता है? Excess pressure inside the bubble. Do we know the formula for that? Do we know the formula for that? Yes. It is 4T upon R. This is 4T upon R. It is excess pressure. Now that pressure is nothing but force upon area. ये फोर्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो इसकी वजह से वहां पर एक्सेस प्रेशर तैयार होगा एंड इट विल डिटैच, राइट? हो गया ना, दैट्स इट।
सो मुझे यहाँ पे जो चाहिए, व्हाट इज दैट एरिया, व्हाट इज दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेडियस एट विच इट विल सेपरेट. सो व्हाट इज r इज इक्वल टू, r is equal to 4ta upon f, 4ta upon f. Now f is equal to rho a v square. Let me just substitute. This will become 4ta upon rho a v square. A gets cancelled. So what is the radius at which it will detach? 4t upon rho v square. That is the radius. So what is the answer here? C. Is this clear to all? ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता था, एक्सेस प्रेशर वाला इनसाइड द बबल, और ये फॉर्मूला आज हमने देखा रो ए वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया. इज दैट क्लियर टू ऑल? हेलो, इज दैट ओके? ऑलराइट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, and that will be the last question of this chapter. आगे वाले सिंपल है, आप लोग देख लीजिएगा. They are 6 and all, they are very easy actually. लग रहा है वो हॉट्स में दिया है, but it's easy actually. Yes, this is again a star problem. क्या दिया है यहाँ पे देखिए. It says a vessel contains two immiscible liquids of density rho 1 is this much, rho 2 is this much. A solid block of volume V and density D is tied to one end of the string and other end is tied to the bottom of the vessel. The block is immersed with 2/5 of its volume in the liquid of higher density and 3/5 of its volume in the liquid of lower density. The entire system is kept in an elevator which is moving upwards with acceleration a is g by 2. The tension in the string is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी है. नो देखिए यहाँ पे एक let's say this is that block. This block is immersed in the liquid. 2/5 of its volume in the liquid of density 1. Liquid of density 1. 2/5 in the liquid of density higher density. Okay, higher density. Higher density दोनों में ये है, बराबर है क्या? And 3/5 of its volume. अगर इसे किसी चीज में अगर इमर्स किया गया है तो वी से सेंटर है, हायर डेंसिटी का लिक्विड नीचे होगा. Why is this? हायर डेंसिटी का लिक्विड नीचे होगा और लोअर डेंसिटी का लिक्विड ऊपर होगा. लोअर डेंसिटी इट विल बी ऊपर, ऊपर का लिक्विड रहेगा लोअर डेंसिटी का. नाउ हायर डेंसिटी के लिक्विड में वो 2/5 है और लोअर डेंसिटी के इसमें वो 3/5 है. दिस इज ऑफ डेंसिटी रो 1 और यहाँ पर डेंसिटी रो 2 है. रो 1 इज 1000 एंड रो 2 इज 1500. यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ अगर इतना उसको इमर्स किया गया है, I want to draw the free body diagram of this block. Free body diagram of block. So when this block is immersed in this liquid, higher density का liquid, rho 2 है उसका density, so it will be experiencing an upthrust, will it not? It will be experiencing, क्योंकि ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो 800 है और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, तो नेचुरली दिस ब्लॉक इज गोइंग टू फ्लोट देयर और वो फ्लोट करेगा तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग सर्टेन अपथ्रस्ट देयर एंड दैट अपथ्रस्ट इज गिवन बाय, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट अपथ्रस्ट?
buoyancy force होगा उसका. The force of buoyancy in this case is equal to the volume of the liquid displaced. Weight of the volume of the liquid displaced. बराबर है क्या? Isn't it? अब मुझे बताइए कि कितना वॉल्यूम है इसका. It is 2/5. So I would say it is 2/5 of the volume. इसका वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम V. 2/5 of this volume. इसका टोटल वॉल्यूम है V. इसका 2/5 पार्ट इज इमर्स्ड इन दिस लिक्विड. बराबर है. तो ये है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब मुझे बताइए कि इसका वेट कितना होगा. व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस लिक्विड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? या बाउंसर जा रहा है? बाउंसर जा रहा है. ये ब्लॉक किसी लिक्विड के अंदर है. बराबर है. नीचे हायर डेंसिटी, ऊपर लोअर डेंसिटी, एंड दैट थिंग. इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि यहां पे ये जो है देयर आर टू सेपरेट लिक्विड्स. आई वुड से दो लिक्विड्स है इस तरह से. अरे यार क्या हो रहा है? ये लिक्विड है, हायर डेंसिटी का लिक्विड ऊपर नीचे है, एंड देन देयर इज वन मोर लिक्विड विच इज अप देयर. समझो कि ये है लोअर डेंसिटी का लिक्विड. समझ में आ रही है बात? और इसे नीचे बांधा भी तो गया है. दिस इज टाइड एट द बॉटम पार्ट. यहां से इसको थ्रेड से बांध दिया गया है नीचे. द ब्लॉक इज इमर्स विद दिस द एंटायर सिस्टम इज केप्ट. अभी इसको इस तरह से बांधा है. कहाँ गया टेंशन? द ब्लॉक इज, हाँ, is tied to one end of the string and other end is tied to the bottom of the vessel. वेसल के बॉटम में इसको ऐसे बांध दिया है. और ये सब चीज जो है ये एक एलिवेटर में रखी गई है. दिस इज ऑल केप्ट इन एन एलिवेटर. दिस इज फुल्ली केप्ट इन एन एलिवेटर. तो एलिवेटर इसके बाहर होगा. ये सब का सब एक एलिवेटर में रखा गया है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज द एलिवेटर. This elevator is moving in the upward direction with acceleration is equal to g by 2. इस अवस्था में इस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा? If we consider the free body diagram of this block, then what all forces are acting on this? Are you understanding that? चलिए अब बात करते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम की. अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, if this is going in the upward direction, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, अगर आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो, कैसे बता दूं अभी आपको ये मैं, हाउ शुड आई टेल यू दिस. तो okay, check here now. Yeah, let me explain you. The entire system is kept in the elevator which is moving with this. यहाँ पे this is displacing some liquid for sure. तो लिक्विड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2/5 times the volume of the block. 2/5 this is the volume. If I'll multiply its by its density तो आएगा ρ1. This is the mass.
and this mass when I'll multiply by the gravitational acceleration, so that will give me the upthrust given by this system. Is this clear? इसी तरह से दूसरा जो है ये अपथ्रस्ट है बाय द फर्स्ट बाय द सेकंड लिक्विड ना, तो यहां पर मुझे ρ2 होना चाहिए, दिस इज ρ2. और इसी तरह से यहां पर और एक होगा अपथ्रस्ट, दैट अपथ्रस्ट इज गिवन बाय दिस लिक्विड ऑफ लोअर डेंसिटी. अब इसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो चुका है, इट इज 3/5 टाइम्स द वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी आएगा ρ1, तो ये है उसका मास इनटू g. नाउ दिस इज द केस, दिस इज द अपथ्रस्ट इफ इट वाज इन द स्टेशनरी लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट इज आल्सो मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इन दैट केस बिकॉज ऑफ दिस मोशन मुझे यहां पर उसका एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट आई हैव टू ऐड हियर दिस g प्लस a. ये एडिशनल पार्ट है, दिस इज द एडिशनल बॉयंसी फोर्स दैट विल बी एक्टिंग देयर. इज दैट क्लियर? ये अपवर्ड थ्रस्ट होगा. अब डाउनवर्ड थ्रस्ट इसके ऊपर क्या क्या होगा बताइए. डाउनवर्ड थ्रस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, isn't it? इसका खुद का ग्रेविटी होगा. सो दैट इज नथिंग बट एंड मोर ओवर ये टेंशन भी तो इसको नीचे खींच रहा है. सो ये टेंशन है एक डाउनवर्ड वाला T, एंड यहां पे होगा इसका डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड होगा पहला और दूसरा. पहला वाला कौन सा होगा, उसका खुद का वेट, दैट इज नथिंग बट m इंटू जी बोलोगे आप. लेकिन यहां पर m मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, बराबर है. बट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय d, सो लेट मी जस्ट डिनोट दिस बाय d, इजंट इट? तो ये होगा d. नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होगा, लेकिन दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि ये एलिवेटर के अंदर है, एलिवेटर के अंदर मूव हो रहा है वो. सो उस एलिवेटर इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमें यहां पर एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा. दिस इज अ स्यूडो फोर्स which is a, that is nothing but dva. a is the acceleration of that elevator, जो कि यहां पर मैंने लिया है. अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं. लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद, which will relate you why we have to apply the pseudo force. I'll tell you that story after explanation. तो आप ये फिलहाल ये pseudo force assume कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा. pseudo मतलब झूठा वाला फोर्स होता है, वो यहाँ पर क्यों आएगा वो हम assume कर लेंगे. Is that clear? फिलहाल आप लोग assume कर सकते हो. Now under the action of these 5 forces, this body is in equilibrium, isn't it? Under the action of these 5 forces, this body is in equilibrium. तो let me just write down here. क्या आएगा ये? Actually ये equilibrium में नहीं है, हम उसको equilibrium में कंसिडर कर रहे हैं. इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमने स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर अप्लाई किया है. क्यों किया है थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता दूंगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम बैक. तो यहां पर मुझे इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा. व्हाट विल बी द इक्वेशन हियर? अपवर्ड एक्टिंग फोर्सेस होंगे क्या, बॉयंसी फोर्सेस. दो बॉयंसी फोर्सेस, ये एक बॉयंसी फोर्स है और ये दूसरा बॉयंसी फोर्स, और डाउनवर्ड एक्टिंग 1 2 3 है, राइट ना, isn't it? So that is nothing but m into a plus m into g plus tension. Now let me just substitute this. Fb is nothing but 2/5, volume is v, rho 2 g plus a, plus 3/5, volume is v, rho 1 g plus a, is equal to ma. क्या है? ma is nothing but dva and dvg. d is the density of this block and v is the volume of the block. So this is dva plus dvg plus tension is T. The tension is T. Is that clear? They are asking what is the tension. हमको टेंशन ही पूछा है. अब ये V जो है वो कैंसिल तो नहीं हो पाएगा पूरा. I'll transfer everything on the other side. तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं. This will become ये जो FB है इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? I think V upon 5 and G plus A ये कॉमन आएगा.
तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 इज इक्वल टू, यहां से कॉमन आएगा d एंड v, ब्रैकेट में आएगा a प्लस g प्लस टेंशन. नाउ लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर अभी? आई थिंक ये जो इसको अगर पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर कर दे तो वहां पर v इंटू ए प्लस जी इज अगेन कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/5 2 रो 2 प्लस 3 रो 1 माइनस डी, ये आएगा, इज इक्वल टू टेंशन. इज दैट क्लियर? आर यू आर फॉलोइंग दैट? सो व्हाट इज टेंशन टी इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज वी? वी उसका वॉल्यूम है, कितना है वॉल्यूम उसका? 800, नो 10 रेज टू माइनस 3, उसका वॉल्यूम है 10 रेज टू माइनस 3. I'll just need to substitute here. The volume is 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3. A is actually g by 2. So g plus g by 2 is actually 3 times g by 2, right? This is 1/5 plus 2 रो 2, 2 times रो 2. रो 2 is 1500, उसका डबल कितना होगा रे? 3000. This is 3000 plus 3 times रो 1, again 3000, minus d is 800 is equal to t, and therefore what is t is equal to, देखिए यहाँ पे this is ये हो जाएगा 6000 अपॉन 5, 1200 माइनस 800 is 400, 400, so this is 10 raised to minus 3 into 3 by 2 into g into 400. Okay, this is 2 2s are 4 and 3 2s are 6, so this is 600 into g into 10 raised to minus 3. So actually this is 0.6 times g. 0.6 times g is 0.6 into 10 लेंगे आप तो ये 6 न्यूटन आएगा, and that will be the answer, 6 न्यूटन. Is this clear to all? Okay, लेकिन अब मुझे आपको कुछ बताना है अलग से. क्या? स्यूडो फोर्स. What is the pseudo force? Pseudo force मैंने यहाँ पर क्यों assume किया? What is the justification for that force? तो मैं आपको कुछ एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, what is called as the inertial and non-inertial frame of reference. I'll be telling you a few things about inertial. Note, I'll be talking about inertial and non-inertial frame of reference. एक रूल के तौर पर तो मैंने आपको बता दिया आपको कि क्या नहीं, यहाँ पे मुझे ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा स्यूडो फोर्स. क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? किस लिए? Why? ये जो है डाउनवर्ड फोर्स मैंने अप्लाई किया है, whereas this lift is moving upward ना, this lift is moving upward, this is the motion of the lift, this is the motion of the lift and this is moving with acceleration a. तो मैंने ये pseudo force नीचे क्यों अप्लाई किया? Let us talk about this here. Inertial and non-inertial frame of reference. तो इसके लिए भी कंसिडर, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए हो? हाँ, सब लोग गए हैं, देखा तो होगा आप लोगों ने रेलवे स्टेशन. तो ऐसा एक एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं. वी आर कंसिडरिंग रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन का, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बॉक्स पड़ा है. A box is there on platform number 1. ठीक है. Mass of the box is m. Mass of the box is m. और एक बंदा है, he is standing there, you know, this is person A. सेकेंड प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन है. There is one train on this second platform.
दिस ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ट्रेन के अंदर दूसरा पर्सन है, पर्सन बी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और एक ट्रेन है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और एक ट्रेन है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन एंड वो उस स्टेशन पर रुकती नहीं है। सो इट इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए। उसके अंदर एक पर्सन है, पर्सन सी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, बी एंड सी, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस ब्लॉक? फ्रॉम ए's perspective, the block is stationary, correct? From B's perspective, if I am talking about person B, ये जो person B है, उस B के हिसाब से अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं, the B is moving with certain velocity v. So from B's perspective, the block is moving in the opposite direction with certain velocity. This is from B's perspective. Yes or no? Any doubts about that? From C's perspective, what is happening? From C's perspective, this is, अगर C के हिसाब से देखें, C is actually moving in the train and this train is moving this acceleration. तो को C को क्या दिखाई देगा भाई? ओनली ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक को क्या हो रहा है? कई बार हमने देखा है, हम एक ट्रेन में होते हैं और अपने को लगता है अरे अपना ट्रेन आगे जा रहा है, लेकिन जब ठीक से देखते हैं अरे नहीं नहीं वो वाला ट्रेन उल्टी दिशा में जा रहा है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? Illusion. We call this as an illusion, isn't it? Is it true? That feeling you see, you get is true, but what you feel, is that really true? Nahi na, this is an illusion. So from C's perspective, what is going to happen there? From C's perspective, the block is moving with certain acceleration a. Yes or no? थोड़ा सा गौर से देखिए। Is this okay? This is C's perspective. C's perspective बराबर है क्या? C के हिसाब से ऐसा हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, where there is acceleration, where there is mass, and I know that F is equal to m. So अगर there is mass, there is acceleration, मतलब C के perspective से some force is being applied on this system. Yes or no? Which is given by m upon a. Yes or no? But is it fact? It's illusion. वो झूठा है कि नहीं है? Are you understanding that? Okay. Now I talk about the frame of reference. ये जो है वो C उस ट्रेन में बैठा है, इस वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है, right? Now here we talk about two things. A का और B का जो है, इसे कहते हैं फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे प्यार से इनर्शियल भी कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference. And all the kinematical equations and Newton's laws are valid for this frame of reference. Newton's laws यहां पर पूरी तरह से वैलिड होते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं अगला, C का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि C एक एक्सेलरेटेड ट्रेन में बैठा है। C person is sitting in an accelerated train. This is called as accelerated frame of reference. This is
also called as non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Is this clear? This is called as non-inertial frame of reference. इस frame of reference में एक pseudo force अपने आप चला आता है. ये जो फोर्स दिख रहा है ये झूठा है या सच्चा है? झूठा है. दिस इज अ फॉल्स फोर्स. दिस इज अ स्यूडो फोर्स. क्योंकि वो सी के नजरों का धोखा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्योंकि अगर उधर एक्सेलरेशन है, उधर मास है, तो उधर फोर्स है, लेकिन वो सी को फील हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होता है. Isn't it? So for this frame of reference, the Newton's laws are not readily applicable. Readily applicable नहीं है. But we can make them applicable by assuming a pseudo force which is in the opposite direction. देखो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो pseudo force opposite डायरेक्शन में है. जिस डायरेक्शन में मोशन है या एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जी. तब वो सिस्टम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर पाएगा. समझे? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स, विच इज गिवन बाय एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए. ए इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉज आर नॉट रेडिली एप्लीकेबल. दे आर नॉट रेडिली एप्लीकेबल. बट इफ यू वांट टू मेक देम अप्लाई, so we have to assume a pseudo force there. Assume a pseudo force in the opposite direction. Pseudo force in the direction opposite to motion, opposite to acceleration. Is this clear to all? Now with this discussion, I go to the solution of the previous problem. ये motion upward था जी. Motion upward था. Motion was upward. Okay. What was the body under our consideration? Block. जिसका मास कितना था? m. So did I apply the pseudo force which is in the opposite direction to that of the motion? And we got the correct answer. समझे? Is this okay? Alright. अच्छा, और एक चीज, इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड है ना, वन मोर थिंग, यहां पर मैंने एक्सेलरेशन ए ऐड किया. क्यों? यहां पर मैंने एक्सेलरेशन ए ऐड किया टू टेक केयर ऑफ दिस एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इसका एक्सेलरेटेड मोशन है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको बता देता हूं. अगर ये स्टेशनरी होता, इफ दिस वुड हैव बीन स्टेशनरी, तो कितना अपथ्रस्ट होता? इक्वल टू द मास द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब ये पूरा एलिवेटर जा रहा है, पूरा एलिवेटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो वो जो लिक्विड है वो भी एलिवेटर के साथ जा रहा है. कितने एक्सेलरेशन से? इक्वल टू ए. तो क्या वो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट उसके ऊपर नहीं देगा कि नहीं देगा? कि नहीं देगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एक mg मतलब उसका जो वेट है, उस वेट का कंपोनेंट है बिकॉज ऑफ g, लेकिन उस एलिवेटर का मोशन, एलिवेटर के अंदर लिक्विड है, वो जो लिक्विड है वो लिक्विड भी खुद जा रहा है, isn't it? तो उस अपथ्रस्ट में क्या ये g/2 वाला एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से अपथ्रस्ट ऐड नहीं होगा? वो मैंने ऐड किया उधर. ये स्टार नहीं है, यह डबल स्टार प्रॉब्लम है. ओके ये विराट कोहली है, हाँ? या धोनी है, जो भी है. Is this clear to you all? This was really a nice problem. और ऐसे प्रॉब्लम्स जो है याद रखने पड़ते हैं. इट्स डिफरेंट. अरे वो जेई में तो एक ही प्रॉब्लम आएगा, नीट में आएगा या जेई में आएगा, ऐसा आएगा. वो इफ दे वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगर एडवांस में पूछ सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? इज दैट क्लियर?
ठीक है। और सीईटी की अगर बात करें तो सीईटी में उसको अगर डिफिकल्ट कुछ पूछना है तो ऐसा पूछ सकते हैं। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं उसको स्टार या डबल स्टार, हाफ स्टार या नो स्टार इस कैटेगरी में आता है वो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आई एम जस्ट डूइंग दैट, आपको वो पता चलेगी ये कौन से लेवल का प्रॉब्लम है। इज दिस ओके? वेल दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। मोस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इज ओवर। अच्छा, इसमें हॉट्स के अंदर जो बाकी के क्वेश्चंस है, अब ये क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कौन सा ये, बट बहुत सिंपल है। 6, 7, 8 दे आर नॉर्मल, वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस। 2, 3, 6, 7, 8 आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट, सॉल्व दैट, आप चेक कर लीजिएगा उसको। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन तो मैं नहीं करता हूँ, यहाँ कर नहीं पाऊंगा, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 3:57 एंड अगर मैं देखूंगा भी नहीं तो आप मुझे याद दिलाओगे कि सर टाइम अप हो गया आपका, निकल लो। ओके, स्टॉप हियर। ऑलराइट, एंड कल से हम नया